हाइड्राइड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्राइड्स के बाद चलेगा वाटर, वाटर के बाद H2। ये चार टॉपिक है हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर। हाइड्रोजन हमने पढ़ लिया है, अब पढ़ रहे हैं उनकी हाइड्राइड्स, सही ना। हाइड्रोजन जो है बहुत सारे कंपाउंड के, ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड के साथ हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स बनाता है, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की हाइड्राइड्स एग्जिस्ट नहीं करती। तो एक्सेप्ट नोबल गैसेस, हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्राइड विद ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स, सभी के साथ ये हाइड्राइड बनाता है। कुछ हाइड्राइड गैप्स वगैरह आएंगे डी ब्लॉक के अंदर, वो भी बताऊंगा मैं कौन कौन से 7 8 9 ग्रुप है, वो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। अभी नोट करना हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जो है ये तीन तरीके से क्लासीफाई की गई है। हाइड्राइड तीन तरह, पहले है आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक। आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक। और दूसरी हाइड्राइड जो है वो है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। और तीसरी जो है वो है इंटरस्टिशियल और मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। नाम लिख लेना इसका, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। स्टोइशियोमेट्रिक मेंटेन नहीं रहती है, स्टोइशियोमेट्रिक। नोट कर लिए तीनों। सर सेकंड वाला कौन सा है? सेकंड वाली है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, कर कुछ बोलना है क्या? वो सर वो गलती से हो गया था। अच्छा, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर और इंटरस्टिशियल और मेटेलिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ये तीन है। जैसे आयनिक और सेलाइन की बात करें, सही ना, आयनिक और सेलाइन की बात करें तो ये एस ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे। मैं बात करूं अगर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर की, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाती है। मैं बात करूं अगर इंटरस्टिशियल और मेटेलिक की, तो ये डी और एफ ब्लॉक। समझ गया कि नहीं है? क्लियर है सबको कि नहीं है? यस सर। अब स्टार्ट कर रहे हैं इसमें। आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट, लिखते रहना जरूर, नोट्स बनाना प्रॉपर बहुत। आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक, पूरा लिख देना तीनों नाम। आयनिक और सेलाइन और सॉल्ट लाइक। सबसे पहले तो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे? एस ब्लॉक के एलिमेंट। क्लियर, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ही बनाएंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में जैसे LiH, NaH, KH, RBH, CSH, ये है सपोज, ये। और अगले में BeH2, MgH2, CaH2 लिख लेंगे एक बार। BeM, BeH2, MgH2, CaH2, SrH2, BaH2, BaH2, ये है पांच। अब इसमें ध्यान रखेंगे, ये तीन ऐसी है जिनको हम कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर में काउंट करते हैं, क्योंकि ये मेटल तो है ही अच्छे, लेकिन इनसे ज्यादा अच्छे नहीं है ये जो मेटल्स। नीचे आने पर एनर्जी कम हो जाती है ना, एनर्जी कम होती है, मेटल करेक्टर बढ़ता है। तो LiH, BeH2 और MgH2, इनके अंदर सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर भी है लेकिन सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर है, इसलिए देर काउंटेड अंडर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। ये याद रखना तुम्हें, है ना। LiH, BeH2 और MgH2, दे आर काउंटेड अंडर कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, जो नॉन कंडक्टिंग हो गए। कोवेलेंट है तो नॉन कंडक्टिंग। अब दिया मैंने जैसे इसके अंदर। और जो आयनिक होंगे, जो प्योरली आयनिक होंगे, वो क्या होंगे? प्योरली आयनिक होंगे, सॉलिड फॉर्म में होंगे, तो वो भी क्या होंगे? नॉन वोलेटाइल होंगे, क्योंकि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो वेपर जल्दी बनेंगे नहीं। और सॉलिड फॉर्म में ये भी नॉन कंडक्टिंग, मोल्टन फॉर्म में कंडक्टिंग होंगे। सॉलिड फॉर्म में ये भी नॉन कंडक्टिंग होंगे, मोल्टन फॉर्म में ये होंगे कंडक्टिंग। मोल्टन या एक्वस फॉर्म, मोल्टन या एक्वस फॉर्म में कंडक्टिंग होंगे। और प्रूफ कि इसके अंदर H जो H- की फॉर्म में है, ये कहां से पता लगेगा? अगर इनका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो H2 गैस लिबरेट होगी, सिर्फ H2 गैस लिबरेट होगी इसके अंदर। फर्स्ट भाई। किस पे? एनोड पे। एनोड पे H2 गैस का मिलना ये प्रूफ करेगा कि H यहाँ पे H- की फॉर्म में है। डाउट किसी को इसमें? नो सर। LiH और BH क्या है? ये कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, आयनिक पे काउंट नहीं करते। सही है। अब जैसे मैंने बोला तुम्हें इसके अंदर ही, सपोज मैंने बोला NaH, KH, RBH, CSH, इनको अरेंज करना है थर्मल स्टेबिलिटी में। इनको अरेंज करना है थर्मल स्टेबिलिटी में। NaH, KH, RBH, CSH, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर थर्मल स्टेबिलिटी। क्या आंसर लिखेंगे?
सर NaH थर्मल CH स्टेबिलिटी RBH की है सर। सबसे ज्यादा किसका होगा? सर NaH। हाँ NH, ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी ये ऑर्डर आएगा इसमें। छोटा आयन तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी छोटा आयन है तो थर्मल स्टेबिलिटी, यानी गर्म कर रहे हैं इसको तो बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा, छोटा आयन तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी EH, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है थर्मल स्टेबिलिटी। मैंने बोला इनका, इन चारों हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, यानी हाइड्रोजन देने की टेंडेंसी, हाइड्रोजन और H माइनस, इसमें H माइनस है ना, हाइड्रोजन और H माइनस देने की टेंडेंसी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा, थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है CSH की, तो ये अपना H माइनस सबसे रिलीज कर सकता है, इसका मतलब ये मोस्ट रिड्यूसिंग CSH। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ऑर्डर जरूर करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर। कोई डाउट किसी को? तो ये रिड्यूसिंग करेक्टर के ऊपर क्या लिखा है आपने? रिड्यूसिंग कैरेक्टर पर यहाँ यहाँ पे थर्मल यस स्टेबिलिटी, सर, ठीक है नहीं लिखो। उसके उसके राइट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, EH बॉन्ड स्ट्रेंथ, सही है। यस सर। थर्मल स्टेबिलिटी रिड्यूसिंग कैरेक्टर दोनों बातें समझ आ गई कि नहीं यहाँ पे? यस सर। अब अगर मान लो मैं सर तुमसे ये ये वाले पूछूं कि नॉन बच्चा, वोलेटाइल और नॉन कंडक्टिंग है। हाँ नॉन वोलेटाइल नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग कब होगी, सॉलिड फॉर्म, आयंस फ्री नहीं होंगे ना इसके अंदर। ओके सर। अच्छा दूसरा मैंने बताया तुम्हें, अगर मैं तुमसे तुम्हें ये दे दूं, मान लो मैंने तुम्हें ये दिया CaCO3 SrCO3 BaCO3, इनका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तब तब तुम आंसर क्या दोगे? CaCO3 SrCO3 BaCO3, बोलो क्या दोगे इसमें आंसर? सर पहले BaCO3 फिर CaCO3 फिर SrCO3, ये किसने दिया है? असेंडिंग में। तो 26। BaCO3 सबसे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा ना CaCO BaCO3, नहीं सर, हाँ मतलब स्टेबिलिटी वो होगी, ज्यादा होगी हाँ। BaCO3, किसकी ज्यादा है? हाँ BaCO3 की, फिर अच्छा CaCO3 BaCO3, फिर। सभी तुम मतलब बिल्कुल ही अजीब सा आंसर दे रहे हो। तुम अगर वो देखोगे ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ऐसे आता है ना, तो या तो BaCO3 की सबसे कम होगी या BaCO3 सबसे ज्यादा होगी, और CaCO3 की लीस्ट होगी ना इन दोनों में, तो CaCO3 बीच में कैसे बोल रहे हो? ध्यान देना इधर, BaCO3 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर SrCO3 की, फिर CaCO3। अब इस केस में क्योंकि एनायन बड़ा है इसलिए हमें कैटायन भी बड़ा चाहिए होगा। अब एक गोल्डन लाइन है मैं जो बोलूंगा अगली, अगर एनायन में एक ही एटम है जैसे H माइनस, जैसे Cl माइनस, अगर एक ही एटम है एनायन के अंदर तो कैटायन भी छोटा होना चाहिए, लार्जर। और अगर एनायन में दो एटम आ जाए जैसे OH माइनस, जैसे CO32 माइनस, जैसे SO42 माइनस, दो एटम आ गए या दो से ज्यादा आ गए तो कैटायन बड़ा होना चाहिए, तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर हो गया कि नहीं ये? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर फिर से बताना एक बार। जैसे मैंने पूछा LiOH NaOH, किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा? सर, NaOH की। हाँ क्योंकि OH आयंस में दो एटम है, तो हमें कैटायन क्या चाहिए होगा, बड़ा चाहिए होगा। और अगर मैं दे देता LiH NaH, तब किसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा? LI। हाँ तब LiH। अभी क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस। नेक्स्ट नोट करना, इसको 4-5 बार मन में रिपीट कर लेना, नहीं तो भूल जाओगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पूरी नॉलेज जब डिटेल में मैं बेसिक्स कराऊंगा ना इसके, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितने इंपॉर्टेंट बेसिक्स है इसके। अभी मैंने एक आध क्वेश्चन ही करा दिया ऐसे ही। अब नेक्स्ट मैंने बताया जैसे जो हाइड्राइड्स बनी है स्पेशली NaH, ये वायलेंटली रिएक्ट करती है वाटर के साथ। क्या देगा ये, मैंने कल तुम्हें बता दिया था क्वेश्चन, कि H2 गैस रिलीज करेंगे जो कि हाईली कम्बस्टिबल है। NaH तो वायलेंटली रिएक्ट कर ही रहा है वाटर के साथ, NaH तो वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है वाटर के, Na प्लस है H माइनस है, यहाँ पे H प्लस होगा और OH माइनस होगा, प्लस और माइनस जोड़ देना,
H2 गैस रिलीज हो जाएगी और साथ में NaOH मिल जाएगा। वायलेंटली रिएक्ट कर रहा है, और जो फ्लेम्स होंगी और तेज हो जाएंगी क्योंकि H2 गैस हाईली कंबस्टिबल हो, क्योंकि H2 गैस क्या होती है, हाईली कंबस्टिबल। तो इस वजह से NaH को डायरेक्टली कभी वाटर के कॉन्टेक्ट में लेके नहीं आते हैं। और दूसरा, इसकी फ्लेम्स होती है, NaH जो है ना, NaH, इसकी फ्लेम्स को हम कभी तो भी आपकी वॉइस CO2 ब्रेक हो रही CO2 है। जो वॉइस ब्रेक हो रही है, No, नो sir. सर। देख करो एक बार। देखो NaH जो है ना, इसकी जो फ्लेम्स होंगी, इसके साथ हम कभी भी CO2 को नहीं यूज करेंगे, जबकि CO2 यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर। CO2 का यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, फिर भी हम इसको यूज नहीं करते। रीजन, क्योंकि NaH और CO2, NaH सबको पता है ये क्या चीज है, ये क्या है, बेस। Na प्लस और H माइनस है ना, और CO2 क्या है, एसिड। H2CO3 मतलब एसिड है ना ये। तो ये दोनों मिलकर के एसिड बेस रिएक्शन देंगे, और एसिड बेस रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए NaH के साथ कभी भी CO2 को ट्रीट नहीं करेंगे। एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्ट बन जाएगी HCONA, सोडियम फॉर्मेट, HCOONA सोडियम फॉर्मेट, ये सॉल्ट बन जाएगी। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, CO2 है और Na प्लस H माइनस, Na प्लस H माइनस, O इलेक्ट्रॉन लेगा, O पे गया Na प्लस, H माइनस गया C के पास, आंसर आ गया HCONA। आया समझ के नहीं? समझ आ गया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब LiH जो है, LiH जो है, इसके पास H माइनस कम अमाउंट में है। इसको अगर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, अगर इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसके लिए हम इसके अंदर डालते हैं AlCl3। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुइस एसिड है, और ये एक तरह से बेस का काम कर रहा है। रिएक्शन होगी AlCl3। अब एनसीईआरटी बुक में Al2Cl6 लिखा होगा, थोड़ा चेक कर लेना। डाइमर ले या इसका मोनोमर ले ले, तो Al2Cl6 लिखा होगा या AlCl3 होगा, तो ये बना देगा बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम यस। हाइड्राइड या LiH जो है। अगर मैं इसके अंदर B2H6 डाल दूं, या BH3 तो एग्जिस्ट करता नहीं है ना, BH3 डाल दो, BH3 एग्जिस्ट करता नहीं है, B2H6 बनता है। ये मैंने तुम्हें ब्रिज बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो क्या बना देगा, LiBH4। ये भी अच्छा रिड्यूसेंट है। LiBH4 से ज्यादा हम यूज करते हैं NaBH4 को, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaH प्लस B2H6 या BH3, ये देता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो ऑर्गेनिक में हम यूज करेंगे, यही दोनों। इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, LiLH4 या NaBH4? सर LiAlH4। रीजन क्या है? सर पता है देखो, बस। देखो LiLH4 है, LiAlH4, हमें H माइनस चाहिए। LiLH4 में AlH बॉन्ड होगा, NaBH4 में BH बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है? H माइनस कौन जल्दी देगा, BH बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होगा, B का साइज छोटा, Al का साइज बड़ा, तो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा। तो ये H माइनस जल्दी देगा कि नहीं, H माइनस जो जल्दी देगा वो स्ट्रॉन्ग, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आगे समझ के नहीं है? या आगे समझ के नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट नोट यस सर। करेंगे। नेक्स्ट नोट करना है, एक मैंने हाइड्राइड तुम्हें पढ़ा दिया, और हाइड्राइड जो तुम्हें पढ़ाया मैंने, वो था आयनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक। एक हाइड्राइड हमारी खत्म हो गई यहाँ पे। दूसरी हाइड्राइड है कोवलेंट और मॉलिक्यूलर। दूसरी हाइड्राइड कोवलेंट और मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर जो नॉन कंडक्टिंग होगी, ये याद रखना है। पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे इसको, 13 to 18 ग्रुप। पी ब्लॉक के एलिमेंट बनाएंगे 13 to 18 ग्रुप, कोवलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। जैसे पी ब्लॉक की बात करें, 13 ग्रुप, BH3 है, AlH3 है, तुम्हें दिख रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं? इनको तीन क्लासेस में डिवाइड कर रखा है हमने, तीन क्लासेस में। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, दूसरा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच।
इलेक्ट्रॉन BH3 AlH3 तुम्हें दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, और उनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें। इसके अलावा जो मैंने पीछे तुम बताया, LiH, LiH, BeH2, इनमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। BeH2 या फिर MgH2, क्लियर है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोवेलेंट हाइड्राइड्स में काउंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट समझ आ गया, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। BH3 में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है आफ्टर शेयरिंग, AlH3 में इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 6 आफ्टर शेयरिंग। क्लियर हो रहा है कि नहीं ये? yes sir. यस। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स है। क्लियर? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज वाली कौन सी होंगी? जैसे CH4 ग्रुप 14 के CH4 SiH4 GeH4 जी एल्केन वाली फॉर्म होगी, यानी CnH2n+2, CnH2n+2, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली फॉर्म। तो ये तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले हैं, ये तो काम करेंगे लुईस एसिड का, बता रखा है ना ब्रिज बॉन्डिंग में। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे या आयनिक इक्विलिब्रियम में बता रखा है, वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लुईस एसिड है। CH4 SiH4 GeH4, क्या ये लुईस एसिड या लुईस बेस का काम कर सकते हैं? ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना ही इनके पास कोई लोन पेयर या एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। तो यस दे कैन नीदर एक्ट एज लुईस एसिड और लुईस बेस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैन CnH2n+2 एक्ट एज लुईस एसिड और लुईस बेस? तो ये दोनों काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये नहीं करेगा। हाँ, ये दोनों का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ना ही इलेक्ट्रॉन रिच है, therefore it cannot act lewis acid as well as lewis base। तो अब ग्रुप 15, जैसे मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन रिच वाले जैसे NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO, ये आ गया। फिर नेक्स्ट आया तीसरा, HF, HCl, HBr, HI। अब ये चेक करो, ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं, चेक करो। सब में कितने कितने लोन पेयर है, ये भी चेक करो। हाँ, देख लिए? यस सर। सब में लोन पेयर है कि नहीं? जैसे NH3 है, इसमें लोन पेयर है कि नहीं? है सर। N के पास एक लोन पेयर है, देयरफॉर इट एक्ट्स एज लुईस बेस। N के पास एक लोन पेयर है, ये विच इट कैन गिव टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम, जैसे BF3 को दे देगा। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, ये अपने लोन पेयर इसको दे देगा। तो इसलिए ये क्या है? लुईस बेस है। PH3 है, P के पास थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये थोड़ा पुअर लुईस बेस है। PH3, NH3 अच्छा लुईस बेस है, PH3 पुअर लुईस बेस है। रीजन दे दिया मैंने तुम्हें, क्योंकि N का साइज छोटा, लोन पेयर कम वॉल्यूम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा था। N का साइज छोटा, लोन पेयर कम वॉल्यूम पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसलिए NH3 अच्छा लुईस बेस है। एक रीजन और है, इधर N की हाइब्रिडेशन sp3 होती है, वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे स्कूल में लिख के नहीं आना अगर पूछते तो। N की हाइब्रिडेशन sp3 है, इधर N की नो हाइब्रिडेशन, याद है कि नहीं? है यस सर, यस। ड्रैगोन रूल। ड्रैगोजूल, इसकी हाइब्रिडेशन नहीं है, तो इसमें लोन पेयर की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्शनल, है ना? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो इसलिए आसानी से लोन पेयर दे सकता है, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा एज सच, तो इसलिए भी ये पुअर लुईस बेस है। क्लियर है कि नहीं? है समझ गए कि नहीं? है यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन, हाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स।
O के पास भी 2 लोन पेयर है, F के पास 3 लोन पेयर है, एफ के पास क्या है, 3 लोन पेयर, एक शेयर किया 6 रह गए, 6 मतलब 3 लोन पेयर। तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स है। अब इन तीनों हाइड्राइड्स के बारे में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बहुत डिटेल में बताया हो तुम्हें। मैं एक दो क्वेश्चन फिर भी तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ग्रुप 17 को बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो, ग्रुप 16 को बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो, ग्रुप 15 को बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में अरेंज करो। कर लोगे कि नहीं ये? यस सर। किसको याद है ये? और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है। देखो आंसर बोला किसी को? अच्छा मैं ट्राई करूँ। हाँ बिल्कुल। सर HBr HCl HF HI, ये सर ये बॉइलिंग नहीं पॉइंट नहीं नहीं मेल्टिंग नहीं, पॉइंट। नहीं अभी और सुन लो बात तुम। मैंने तुम्हें उसमें भी बोला होगा, ये क्वेश्चन मैं बाद में भी कराऊंगा, और तब भी तुम लोग गलती करोगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पता है, पीछे का रिवाइज नहीं कर रहे, इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी फिर। इसमें सबसे ज्यादा आंसर होगा बॉइलिंग पॉइंट के लिए होना चाहिए एचआई का। क्यों? नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, सर्फेस एरिया बढ़ेगा, बंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। पहले एचआई, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल। लीस्ट होना चाहिए एचएफ का, लेकिन एचएफ सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है इसमें? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कराया नहीं था मैंने पहले क्या? सबसे ज्यादा एचएफ का है, फिर नीचे से उल्टा जाएंगे, फिर एचआई का क्योंकि यस इसमें वंडर सर। फोर्स स्ट्रॉन्ग। पहले एचएफ का क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, फिर एचआई आएगा क्योंकि इसमें वंडरवॉल फोर्स स्ट्रॉन्ग है। पहले एचएफ, फिर एचआई, फिर एचबीआर, फिर एचसीएल। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है? चार ऑब्जेक्टिव में आ गया तो मोस्ट वोलेटाइल आउट ऑफ दीज, सबसे ज्यादा वोलेटाइल कौन HCl। सा होगा? एचसीएल। इसके वेपर जल्दी बनेंगे सबसे। हाँ, इधर एचसीएल के, इधर H2S के, इधर पीएस3 के वेपर जल्दी बनेंगे। ये ध्यान रखना। डेल्टा एच वेपराइजेशन किसका याद होगा? डेल्टा एच वेपराइजेशन एचएफ का। एचएफ का हीट ऑफ वेपरेशन ज्यादा नहीं होगा टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स? नहीं समझ आया? यस सर। नहीं क्लियर हुआ? डेल्टा एच यस वेपराइजेशन, सर। डेल्टा एच फ्यूजन एचएफ का ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें? मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा? सर उल्टा हो जाएगा उसमें। सर इसका मेल्टिंग पॉइंट उल्टा। में सेम आंसर आता है, मेल्टिंग पॉइंट में सेम आंसर आता है, बस इसमें एच आई ज्यादा है, फिर एच एफ। ये थोड़ा सा डिफरेंस। इसमें वंडल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसके वंडल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू एच एफ। और ये थोड़ा सा चेंज है मेल्टिंग पॉइंट में इसके। सर मतलब इसमें एच एफ में बॉन्ड जो स्ट्रेंथ का लेयर्स कोई होती है रोल ना, प्ले नहीं करेगा। क्या हुआ? इसमें कोई बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से इसलिए HF का गया है पीछे। नहीं नहीं, दो रीजन है ना इसमें। एच आई में वंडल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, एच एफ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें वंडल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओवर पावर कर जाते हैं किसमें? सॉलिड स्टेट में। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है? कंफर्मेशन सॉलिड फेज में। सॉलिड फेज में मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वंडल फोर्सेस, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है? ओके सर। ये ध्यान रखना। वैसे इसमें दे रखा है एच एफ है जैसे, इसमें ये विद दूसरा एच एफ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना इनमें। ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर्स जो आती है, इन लेयर्स के बीच में ना बहुत वीक वंडल, ये एच एफ की लेयर्स आई, दूसरी लेयर आई, इनके बीच में जो यहाँ फोर्सेस होते हैं ना, ये बहुत वीक होते हैं। ये वीक फोर्सेस है लेयर्स के बीच, इसलिए इसका मल्टी पॉइंट बोलते हैं कम हो गए। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट ध्यान रखना, जो बता रहा हूँ आंसर याद रखना, ये रीजन कोई पूछेगा नहीं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्ट आंसर होगा डेल्टा फ्यूजन का, मेल्टिंग पॉइंट का डायरेक्ट आंसर होगा डेल्टा फ्यूजन का। अब ग्रुप 2 की, ये 16 की बात करें, 16 में क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का आंसर? ग्रुप 16 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या होगा? देखो ग्रुप 16 में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों का सेम आंसर है। सबसे ज्यादा किसका होगा? H2PO, H2TE, H2SC, H2 H2O। हाँ H2O सबसे ज्यादा, लेकिन क्यों? यस सर। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोस्ट वोलेटाइल कौन सा है? मोस्ट वोलेटाइल H2PO।
अभी मैंने लिखवा भी दिया था, तुम भी गलत बोल रहे हो। मोस्ट वोलेटाइल इज H2S। H2S। समझ आया कि नहीं है? मोस्ट वोलेटाइल H2S होगा। डेल्टा एच फ्यूजन में किससे आ रहा है? H2 होगा। डेल्टा एच वेपराइजेशन में किससे आ रहा है? H2 होगा। डेल्टा एच फ्यूजन, डेल्टा एच वेपराइजेशन, दोनों H2 होके जा रहा है। ये कर लेना इस क्वेश्चन को। अब ग्रुप 15 में देख लो बार, ग्रुप 15 में क्या आएगा आंसर? ग्रुप 15 में सर वो बी बोलो। आई BiH3, वो HbH3, फिर NH3PH3 SH3। हाँ, याद है ना, ये कराया था, ये थोड़ा चेंज था। BiS3 था, फिर SbS3, फिर NH3 आया था, फिर ASH3, फिर PH। NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि N कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसलिए ये आंसर आता है। NH3 थर्ड नंबर पे आया था, होना चाहिए लीस्ट, लेकिन थर्ड नंबर पे आया था। और मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड कंफर्मेशन में NH3 के हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। NH3, फिर आएगा BiS3, फिर SbS3, ASH3, PH3। बस तुम्हें ये याद रखना हर केस में कि पहले सबसे ज्यादा होगा ऊपर, फिर नीचे से उल्टा, हर केस में ये आंसर है। बस ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में, ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट में, दो जगह एक्सेप्शन। ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में, ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट में। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्लियर हो गया सबको कि नहीं? यस सर। तो बस ये ध्यान रखना, ग्रुप 17 के मेल्टिंग पॉइंट में, ग्रुप 15 के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, और बाकी जगह सेम आंसर आएंगे। इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छा, अब ये मैंने तो बता दिया हाइड्राइड्स के बारे में। कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर, इसमें तुम एक, हाँ एक ट्राई कर लेंगे, एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PH5 क्यों नहीं बनता है। ये इसको ट्राई कर लेंगे बस कुछ, इसका आंसर मैं दूंगा तुम्हें। PH5 क्यों नहीं बनता है, इसको ट्राई करना तुम्हें। अच्छा, नेक्स्ट जो है मेरे को हाइड्राइड जो पढ़ानी है वो है एक मेटेलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल। मेटेलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल। हिमांग म्यूट कर ले एक बार। यस सर। मेटेलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल। मेटेलिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, ये इंपॉर्टेंट है। ये कौन बनाता है? पहले तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, और इसमें स्टोइचोमेट्री मेंटेन नहीं रहती है। स्टोइचोमेट्री मेंटेन नहीं रहती है, यानी मेटल टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज नॉट फिक्स्ड। मेटल टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज नॉट फिक्स्ड। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके अंदर कोई भी मैंने एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पे लैटिस है, कोई मेटेलिक लैटिस है टाइटेनियम का, कोई भी ले सकते हो तुम, कोई भी टाइटेनियम का लैटिस है यहाँ पे। टाइटेनियम हो गया, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, कोई भी ले सकते हो। टाइटेनियम का पूरा लैटिस है ये। और यहाँ पे इंटरेस्ट, ये लैटिस साइड्स है जहाँ पे मैं टाइटेनियम को डाल रहा हूँ, ये है इनकी लैटिस साइड्स। ये क्या है? लैटिस साइड्स। और जो ये दिख रहा है तुम्हें, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टीशीज। तो इंटरस्टीशीज पे जाकर के छोटे एटम फंस जाते हैं। मेटल जो है उनके साथ वीक वंडर फोर्सेस के थ्रू अटैच होता है, यहाँ पे छोटे एटम फंस जाते हैं, जैसे एच। तो एच जो फंसे वो डिपेंड करेगा कितना प्रेशर लगा हुआ है, क्या टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग पीआईएच जैसे होता है 1.5 से 1.8 तक। तो ये रेशियो ना फिक्स नहीं होता। एलएएच की बात करें, प्लेटिनम की, तो वो होता है 2.87। ये रेशियो ना फिक्स नहीं है। मेटल टू हाइड्रोजन का जो रेशियो है दैट इज नॉट फिक्स्ड। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करते। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करेंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं है? इसको ये ध्यान रखना इस चीज के लिए। और मेटल टू, अब यहाँ पे जब ये फिक्स यहाँ पे फिट हो गए, तो इससे क्या हो जाएगा? मेटल क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएंगी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की? इंटरस्टिशियल नॉन स्टोइचोमेट्रिक हाइड्राइड। जब यहाँ पे ये अब हार्ड हो जाएगा कि नहीं? यस हार्ड सर। एंड रिजिड हो जाएगा कि नहीं? अभी जब गैप्स भर जाएंगे इसके कुछ, जरूरी नहीं है हर जगह हाइड्रोजन आए, कई जगह आए कई जगह ना आए, वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, टेम्परेचर। केमिकली इनर्ट हो जाएगा, केमिकली इनर्ट हो जाएगा, हायर एमपीवीपी हो जाएगा।
कंडक्टिविटी सेम रहेगी मेटल की तरह, ध्यान रखना। कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल, सेम एज मेटल, कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो टाइटेनियम को ही लूज करने हैं ना, इलेक्ट्रॉन तो टाइटेनियम को ही लूज करने हैं। ध्यान रखना कंडक्टिविटी सेम एज दैट ऑफ मेटल। और ध्यान रखना मेटेलिक जो हाइड्राइड्स होती है, मेटेलिक हाइड्राइड्स होती है ना, इनकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे मैंने दिया TiH2, मैंने दिया तुम्हें CaH2, मैंने दिया तुम्हें से BeH2, मैंने बोला इसको कंडक्टिविटी में अरेंज करो, इसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में अरेंज करो तीनों को, TiH2 CaH2 BeH2, क्या आंसर आ जाएगा? सर TiH2 CH2 BH2। हाँ, सबसे ज्यादा TiH2 क्योंकि मेटेलिक है, मेटेलिक के बाद आयनिक वाला CaH2, और BH2 कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर है तो लीस्ट होगा, BH2 कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर है इसलिए लीस्ट होगा। तो ये, और मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी भी कम हो जाएंगी, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी ये भी डिक्रीज कर जाएंगी जब यहाँ पे कुछ फंस जाएगा छोटे एटम्स, ये भी डिक्रीज कर जाएंगी। क्लियर हुआ कि नहीं ये? और अब ध्यान था, ये जो मेटेलिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स है, ये सारे ग्रुप्स बनाते हैं डी ब्लॉक के, और डी ब्लॉक के एक्सेप्ट ग्रुप 7, 8, 9, इसको हाइड्राइड गैप बोलते हैं। 7, 8, 9 ग्रुप, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, थोड़ा क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर। अब 7, 8, 9 ग्रुप कौन से हैं? ग्रुप 7 है ये, 8 है ये, 9 है ये वाले जो 9 एलिमेंट्स होंगे ना, 9 एलिमेंट्स, अगर मैं ग्रुप देखूं यहाँ पे 3rd पीरियड, 4th पीरियड और 5th पीरियड में, तो अगर इसमें देखें तो 7, 8 और 9 ग्रुप, 7, 8 और 9 ग्रुप ये हाइड्राइड्स नहीं बनाते। और 6th ग्रुप में भी ना क्रोमियम अकेला है, CrH बनाता है जो, और कोई हाइड्राइड नहीं बनाता। तो ग्रुप 7, 8, 9 को बोलते हैं हाइड्राइड गैप। समझ गए कि नहीं? है हाइड्राइड गैप क्लियर हो गया? यस हाँ, और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो मैंने तुम्हें बोला कि यहाँ पे सर। जैसे H आया, यहाँ पे ये H आया, H फंस गया यहाँ पे कि नहीं, तो इससे इस लैटिस के अंदर, इस पूरे लैटिस, टाइटेनियम के लैटिस के अंदर डिस्टॉर्शन होगी, और इसका लैटिस टाइप चेंज भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होंगी? डिस्टॉर्शन होंगी, और इसका लैटिस टाइप चेंज भी हो सकता है। जैसे क्या पता वो HCP से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से, CCP में, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से ये लैटिस टाइप पढ़ोगे सॉलिड स्टेट के अंदर। अभी तो बस याद रख लेना, जैसे ही H एटम्स जाकर फंसेंगे इनके इंटरस्टिशियल साइड पे टाइटेनियम के, तो इसके अंदर हो सकता है इसके अंदर स्लाइड डिस्टॉर्शन हो, एंड दे मे चेंज इट्स लैटिस टाइप, इनके लैटिस टाइप चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन किसमें लैटिस जो टाइप ऑफ चेंज नहीं होते हैं वो ये वाले एलिमेंट्स है, निकल, सीरियम, पैलेडियम और एक्टिनियम, ये चार याद रखना। इनमें लैटिस डिस्टॉर्शन हो सकता है इसके अंदर, बट लैटिस टाइप विल नॉट चेंज। सही ना, लैटिस टाइप विल नॉट चेंज, डिस्टॉर्शन हो सकता है लेकिन लैटिस टाइप चेंज नहीं होगा। सर है ना? इनका तो रीजन अच्छा क्या तुम होता ये, है सर? किसका रीजन? जो निकल और इन सब का लैटिस क्यों नहीं चेंज होता? क्योंकि इनका मतलब इसके अंदर जो होल, जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते होंगे वो ज्यादा होते होंगे, कुछ ऐसा होगा ना इसके अंदर। या फिर ये टेम्परेचर और प्रेशर के लिए इनर्ट होंगे, थोड़ा स्टेबल होंगे उनके उनके लिए, टेम्परेचर प्रेशर चेंजेस के लिए। ओके सर। चलो अभी तुम यहीं तक पढ़ लेना, मैं नेक्स्ट टाइम तुम इसका आगे कराऊंगा। हाइड्राइड्स आज याद कर लेना जरूरी, कल क्लास में कराऊँ तो तुम्हें आता हो पहले से। पिछला चैप्टर मैं पूरा चैप्टर सुनूंगा तुम लोगों को।